फर्स्ट ईयर क्लास, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 के आज के टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसका अपनी डेली लाइफ में, जर्नल जो रूटीन है हमारी, उसमें देखेंगे। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का ताल्लुक रिएक्टेंट्स वाली चीज़ से होगा। रिएक्टेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग वो जो थोड़ी मिकदार में हो और एक्सेस वो जो ज़्यादा मिकदार में हो। मैं आपको जर्नल से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक प्लेट में सालन लिया और आपने एक रोटी ली। अब आपके पास सालन जल्दी ख़त्म हो गया जबकि रोटी अभी आपके पास बाकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई उसने आपका रिएक्शन स्टॉप कर दिया, उसने रिएक्शन रोक दिया, वो अर्ली कंज्यूम हो गया, यानी कि जो सालन था। तो सालन को आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहोगे और जो रोटी ब्रेड आपके पास बच गई थी उसे आप एक्सेस रिएक्टेंट कहोगे। उम्मीद है कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ अर्ली कंज्यूम हो जाए, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर ले, यानी कि जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बनना ख़त्म हो जाए, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो बाकी अभी ख़त्म ना हुआ हो उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहा जाता है। अब आपकी बुक में इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टाइकोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को हमने देखा था, फिर ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक जर्नल से एग्जांपल देता हूँ कि हम किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं और हम ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार अगर ले लें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन चीज़ों को जल्दी जल्दी बर्न कर देती है, जला देती है। अब फ़र्ज़ करो कि ऑक्सीजन हमने ज़्यादा ली और इसके साथ जिसका रिएक्शन करवाया वो थोड़ी मिकदार में था, तो अंडरस्टूड है कि वो जो थोड़ी मिकदार में था वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और जो ऑक्सीजन था वो जल्दी कंज्यूम नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है और जो बाकी चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हो, द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इज़ कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे। यानी कि कंट्रोल करने का मतलब है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, तो अंडरस्टूड है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बन रहा होता है उसको कंट्रोल करे। किस वजह से? ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, अपनी कम तादाद की वजह से उसे कंट्रोल कर दे। अब आपकी बुक में एक पूरा पैराग्राफ होगा, आपने उसे रीड तो कर लेना है, लेकिन डेफिनेशन आपने ये करनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जर्नल रूटीन में एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि आप के पास, मैं अब लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की एग्जांपल कबाब्स और स्लाइस से देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि हम कबाब और स्लाइस को आपस में मिला के सैंडविच बनाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास 30 कबाब हैं और हमारे पास 5 ब्रेड्स हैं जिनमें 58 स्लाइस हैं, 58 जो है ना स्लाइस हैं। अब 30 कबाब हैं, 58 स्लाइस हैं। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, हक तो ये बनता था कि अगर 30 कबाब हैं तो ये 60 स्लाइस होते, एक कबाब के साथ 2 स्लाइस होते तो तकरीबन 30 जो है ना सैंडविच बनते। लेकिन आप देखें, कबाब 30 हैं,
स्लाइस 58 हैं, जबकि जो हम सैंडविच बनाएंगे वो 29 बनेंगे। उसकी क्या वजह है 29 बनेंगे? क्योंकि हमारे पास स्लाइस 58 हैं। अगर स्लाइस 60 होते फिर हमारे पास जो सैंडविच बनते वो 30 बनते, क्योंकि एक कबाब 2 स्लाइस, 30 कबाब हैं तो 30 सैंडविच बनते। लेकिन क्योंकि ये 58 हैं तो इस वजह से हमारे पास 29 बनेंगे सैंडविच। इसका मतलब है कि एक कबाब, 1 कबाब एक्स्ट्रा, एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 29 कबाब 58, 29 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 58 हो जाते हैं। इसका मतलब है 29 कबाब, अभी 29 कबाब ने रिएक्शन में हिस्सा लिया था, इधर 58 स्लाइस ख़त्म हो गए। इसका मतलब है स्लाइस पहले ख़त्म हो गए स्लाइस, ठीक है ना स्टूडेंट। कबाब तो बचता था एक, तो 1 कबाब एक्स्ट्रा। अब जो कबाब एक्स्ट्रा था वो एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो स्लाइस थे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या जो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कंट्रोल हो गई, या ये अर्ली कंज्यूम हो गए स्लाइस। तो इसका मतलब है कि स्लाइस जो हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं और जो कबाब हैं वो एक्सेस रिएक्टेंट हैं। अब मैं आपको दूसरी जर्नल से एग्जांपल देता हूँ कि H2 + O2 H2O, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमने वाटर तैयार किया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 मोल इधर आएंगे तो 2 to 4 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 2 to 4 हाइड्रोजन के, इधर 2 ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन लिए, ये देखें ना 2 मोल हाइड्रोजन। अगर ग्रामों में देखें तो 4 बनेंगे, क्यों? क्योंकि H2 के 2 होते हैं। अब 2 to 4, 2 मोल हैं लेकिन ग्रामों में 4 बनेंगे। हमने 2 मोल जो है हाइड्रोजन के लिए और उसको रिएक्ट करवाया 2 मोल ऑक्सीजन यानी कि 64 ग्राम के साथ, तो फिर हमारे पास 2 मोल यानी कि 36 ग्राम वाटर बना। एक्चुअली जो हमने 2 मोल यानी कि 36 ग्राम वाटर हासिल किया वो 2 मोल यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से बना और 1 मोल यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से बना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अब हाइड्रोजन लेस अमाउंट में है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, इसका मतलब है हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि बेटा मेरी बात आपके माइंड में आ रही होगी कि ये देखें ये 32 बनता है, ये 4 बनता है, इसका मतलब है कि ये लेस थोड़ी अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो रिएक्शन में ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। इसी तरह हम अगर अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएं तो इसी रेशो से अगर ये इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये एक्सेस रिएक्टेंट। अब नीचे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन। बेटा ये आपकी बुक में ना इसके 3 स्टेप दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। वैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन और ये कबाब वाली और ये हाइड्रोजन वाली एग्जाम्पल पुट कर देना। अब आइडेंटिफिकेशन का पहला पॉइंट है कि हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं इनके गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से। दूसरा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने करना है। तीसरा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट को जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये 3 स्टेप आपने देखने हैं। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल 13 में आपको बताता चलूँ, आपने जल्दी जल्दी इसको देखना है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर आती है, वो कहता है कि NH3, ये देखें ये एग्जाम्पल 13 में आपको बताने लगा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। वो कहता है कि NH3 अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड, 2 सॉलिड को हमने हीट किया NH4Cl और CaOH2 को। तो वो कहता है कि इफ़ अ मिक्सचर हमारे पास कंटेनिंग 100 ग्राम ईच है तो कैलकुलेट करना है अमोनिया को और एक्सेस जो है ना अमाउंट को। अब देखें ये रिएक्शन NH4Cl CaOH2 से मिल रहा है। अब ये CaCl को पकड़ेगा, CaCl2 आएगा, और इधर से NH4 है, एक HOH को पकड़ेगा, H2O बनाएगा और बाकी NH3 अमोनिया बनेगा। अब देखें स्टूडेंट, वो कहता है कि मास NH4 का मास ये देखिए 100 ग्राम उसने हमें दिया हुआ है और इसका मोलर मास होता है हमारे पास 53.5, क्योंकि N का होता है 14 14 और H का 4 18 हो गया, Cl का 35.5, 18 को जब 35.5 में जमा करेंगे तो 53.5 आएगा। अब मोल का फार्मूला हम जानते हैं, मास ओवर मोलर मास, ये आ गया हमारे पास मोल। इसी तरह CaOH2 का भी 100 था, इसका मोलर मास जो ना 74 था, क्योंकि कैल्शियम का 40 होता है और O का 16 होता है, H का 1 होता है। ठीक हो गया, इसको आपने 16 जमा 1 17 को 2 से ज़रा दोगे 34 आएगा, 34 में 40 जमा करोगे 74 आएगा। मोल इसका वही फार्मूला, मास ओवर मोलर मास, ये आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, किस किस को
NH4Cl का अमोनिया के साथ। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में देखें तो इसके 2 मोल हैं और इधर अमोनिया के भी 2 मोल हैं, तो इसके भी 2 उसके भी 2, इसका 1 हो तो इसका 1, इसका 1.87 जो अभी ये निकला था तो इसका भी वही आएगा। इसी तरह COH2 के साथ करेंगे, इसका 1 मोल है इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में इसके 2 हैं, इसका 1.35 ये जो अभी निकला है तो इसके 2.70 डबल हो जाएंगे ना, 1 हो तो 2 हैं, अगर 1.35 तो 2.70 हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे मास हमने निकालना है इसका, तो इसका फार्मूला होता है मोल जो 1.87 है मल्टीप्लाई मोलर मास, तो 31.79 यानी कि 31.79 आया। अब ये पहली चीज़ हमारे पास आ गई मास। दूसरी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया इसका NH4 और Cl का, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्सेस निकालना है तो दोनों रिएक्टेंट लिए। बैलेंस इक्वेशन में इसके 2 मोल थे स्टूडेंट, इसके 2 मोल थे तो इसका 1 मोल था, और इसी तरह अगर इसका 1 हो तो इसका हाफ हो जाएगा। देखें इसके 2 हैं तो इसका 1 है, हाफ है, इसका 1 हो तो इसका यानी कि 1.2 हाफ हो जाएगा, अगर इसका 1.87 है तो इसका हाफ 0.935 हो जाएगा। अब देखें टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन हमने 1.35 लिए, इसके यूज़ हुए 0 ये देखें ये इतने यूज़ हुए, तो बाकी कितने लेफ्ट बिहाइंड, कितने बच गए 1.35 से ये 0.4। अब मास इसका निकाल लेंगे, ये 30 आएगा। अब देखें ये है 30.71, जबकि हमने पीछे जो किया था वो था अगर 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 69 हो जाएगा। इसका मतलब है जो कम मिकदार में है वो हमारा लिमिटिंग है और जो ज़्यादा है वो एक्सेस है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर 30। अब अगला टॉपिक ये देखें यील्ड। अब मैं आपको यील्ड के बारे में बताता चलूँ कि यील्ड क्या होती है, आपने तवज्जो के साथ देखना है। व्हाट इज़ यील्ड स्टूडेंट्स? यील्ड कहा जाता है पैदावार को, किसी भी चीज़ में जो प्रोडक्ट बनता है उसे यील्ड कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे एक्चुअल यील्ड कहा जाता है या उसे यील्ड कहा जाता है, सिंपल। यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट हासिल होती है उसे यील्ड कहा जाता है। और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। वो क्या है? ये जो थ्योरेटिकल, ये तो वो है जो केमिकल रिएक्शन में हासिल हुई। थ्योरेटिकल यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। देखें स्टूडेंट, जो हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, और जो हमें एक्चुअल हासिल होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बच्ची कहती है कि मैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में 85 में से 85 मार्क्स हासिल करूँगी। ये उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि उसने एक कैलकुलेट अपने जहन में कर लिया, एक माइंड में रख लिया कि मैंने 85 में से 85 मार्क्स हासिल करने हैं। उसने कैलकुलेट किया, ये उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। उस बच्ची ने उस पर मेहनत शुरू कर दी, पेपर दिए, रिजल्ट आया तो उसके 84 थे। अब वो उसकी एक्चुअल यील्ड है, यानी कि एक्चुअल यील्ड वो जो हासिल हो गई केमिकल रिएक्शन में, और थ्योरेटिकल यील्ड वो जो आपने पहले सोची हुई थी, कैलकुलेट की हुई थी। अब उसने सोचा हुआ तो 85 था, ये उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है, और उसको हासिल हो गई 84, ये उसकी एक्चुअल यील्ड है। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और आम तौर पर ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्चुअल यील्ड की तारीफ और थ्योरेटिकल यील्ड की तारीफ। आमतौर पर स्टूडेंट देखा गया है कि मोस्ट केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है, यानी कि एक्चुअल यील्ड, वो इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। आमतौर पर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। अब देखें, पहले तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। थ्योरेटिकल वो जो आपने सोची हुई है, एक्चुअल वो जो हासिल हुई। तो जो आपने सोची हुई है उससे जो हासिल होती है वो हमेशा कम होती है। आपने सोचा हुआ 85 था, हासिल हुआ 84, आपने सोचा हुआ 85 था, हासिल हुआ 83, आपने सोचा हुआ 85 था, हासिल हुआ 82। तो इसका मतलब है कि वो क्यों कम हासिल होती है। तो ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसकी ना कुछ रीजंस हैं, देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट। अब इंडस्ट्री में क्या रीज़न है, फैक्ट्री में, फ़र्ज़ करो आप इंजीनियर हो और आप कहते हो कि मैंने ये जो अमाउंट है मैंने इतनी हासिल करनी है, लेकिन वो अमाउंट उतनी हासिल हुई नहीं, तो आप क्यों नहीं हुई वो? आपने तो थ्योरेटिकल ज़्यादा सोचा हुआ था, हासिल थोड़ा हुआ, तो उसकी क्या रीज़न है?
पहली, जो उसमें काम कर रहा है वर्कर वो इनएक्सपीरियंस है, उसको इतना तजर्बा नहीं है जिसकी वजह से बड़ी गलतियां आती रही और वो जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी वो आप हासिल नहीं कर सके। अंडरस्टूड है कि एक बच्ची कहती है मैं 85 लूँगी और रिजल्ट में वो लेती है 83, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसने लूजिंग की, कहीं ना कहीं तो उसको परेशानी हुई ना। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पहले सोच लेते हैं लेकिन बाद में उस पर मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं, तो इनएक्सपीरियंस इनको उनमें ना तजर्बाकारी तो आ गई। दूसरा, जिस तरह वो प्रोसेस हो रहे होते हैं ये तो उनका कसूर है ना, कुछ कसूर मशीनरी का भी होता है जो वो प्रोडक्ट हासिल नहीं देती हमें। अब क्या मशीनरी, मसलन मशीनरी का क्या कसूर है, हम कहते हैं हम यहाँ से बहावलपुर में घंटे में पहुँचेंगे, हम रास्ते में जाते हैं हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब देखें हमारा कसूर नहीं, वो गाड़ी ख़राब हो गई तो उसका मतलब है कि प्रोसेस में भी कमी आ सकती है। हाँ, अगर हमारा कसूर तब होगा जब हम कहेंगे हम 120 की स्पीड में जाएंगे और हम घंटे में बहावलपुर पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि हम 120 की बजाय जो है ना हम 100 की स्पीड में जाएं, ये हमारा कसूर है। लेकिन आगे गाड़ी ख़राब हो जाए तो ये मशीनरी का कसूर है। तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा होता है, सेपरेशन हो रहा होता है, वॉशिंग और ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये प्रॉपर जो है ना कैरीड आउट नहीं होते, तो ये भी डिक्रीज़ कर देते हैं एक्चुअल अमाउंट को। उसके अलावा जो है ना फिर हमें हमारी मतलूबा हासिल नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड इन चीज़ों की वजह से। उसके बाद स्टूडेंट, एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी का, कारकर्दगी का एक फार्मूला होता है, बड़ा आसान सा फार्मूला है। आपने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने कई दफ़ा देखा है कि एफिशिएंसी का फार्मूला। अब देखिए 3 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल यहाँ से हो गए। एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड की तारीफ 1, फिर एक्चुअल यील्ड क्यों कम है थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन 2, और फिर एफिशिएंसी का फार्मूला तो ये होता है परसेंटेज अगर यील्ड की निकालनी हो, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100, ये भी आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल 14 इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट। अब देखें आखिरी हमारी एग्जाम्पल है, वो कहता है कि हमने लाइमस्टोन CaCO3 को जब रोस्ट किया तो हमारे पास CaO क्विक लाइम हासिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई। तो वो कहता है कि एक्चुअल यील्ड में उसमें ये अमाउंट थी जबकि ये हमने लाइमस्टोन रोस्ट किया था। वो कहता है कि परसेंटेज यील्ड निकालो। कोई इश्यू नहीं है जी हमें। अब देखें स्टूडेंट, हम इसको जो है ना देखते हैं। वो कहता है कि मास ऑफ लाइमस्टोन 4.5 किलोग्राम था। अगर इसको ग्रामों में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 4500 ग्राम आएगा। इसी तरह क्विक लाइम जो एक्चुअल यील्ड है वो 2.5 था, इसको मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 2500 जो है ना 2500 ग्राम आएगा। अब मोलर मास CaCO3 का 100 होता है, इसका जो है ना 56 होता है। अब देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 100 ग्राम CaCO3 को हम जो है ना हीट करेंगे तो वो हमें CaO देगा, वो 56 देगा। 1 को करेंगे तो 56 ओवर 100 और 4500 को करेंगे तो 56 ओवर 100 मल्टीप्लाई 4500 4500। ये आपने वो छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि 5 केलों की कीमत इतनी हो तो ये 1 की हो तो फलां की कितनी होगी, उसी तरह के क्वेश्चन है। अब ये 2520 आया। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 2520 है जबकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास 2500 है। ये देखें ना, ये 2500। अब देखें स्टूडेंट, हमने सोची हुई थी 2520 जबकि एक्चुअल हमारे पास हासिल हुई 2500। इसका मतलब है कि हमने थोड़ी ज़्यादा सोची हुई थी, 2520 हासिल हुई हमारे पास 2500। अब फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल क्या थी 2500 जो हासिल हुई, हमने सोची हुई थी 2520 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब है थोड़ा सा फ़र्क है तो 99.2 हम इसके करीब चले गए। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और फिर चैप्टर नंबर हम 2 पे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछना है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।